छगन एक गरीब लकड़हारा था। वो सुबह से दोपहर तक बड़ी मेहनत करके लकड़ियाँ काटा करता था। फिर इन लकड़ियों को अपने सर पर लाद कर वो गांव आता और फिर दोपहर से धूप में खड़े रहकर लकड़ियाँ बेचा करता था। अरे लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे की लकड़ियाँ, एक गठरी का बस 10 रुपया। भाई 10 रुपए बहुत ज्यादा है, 20 में 3 गठरी दो तो लूंगी। ठीक है, ले लीजिए। और इस तरह वो इतनी मेहनत करके भी बहुत कम कमा पाता था। वो जितने भी पैसे लाए उसकी पत्नी उतने में संतुष्ट रहती थी। आज भी कोई खास कमाई नहीं हुई। लोग तो लकड़ियों में भी मोल भाव करते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चलेगा। सब कुछ अच्छा ही होगा। पर महंगाई भी तो देखो। वो तो है, मुझे उम्मीद है कि आपकी आमदनी जरूर बढ़ेगी। अच्छी बात है। छगन की आमदनी कम होने की वजह से उसे और उसकी पत्नी को पौष्टिक भोजन नसीब नहीं होता था और इसीलिए उन दोनों की कद काठी दुबली पतली थी। वो लोग रूखा सूखा खाकर भी संतुष्ट थे। एक दिन की बात है, छगन सुबह सुबह जंगल चला गया। उसने रोज की तरह लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। धूप काफी तेज थी और इस वजह से वो जल्दी थक गया। अरे बाप रे, आज तो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी गर्मी, पेट में भी गुड़गुड़ हो रहा है। कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। छगन खाने की तलाश में यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी उसका ध्यान एक अनोखे पेड़ पर गया। इस पेड़ पर ड्रैगन फ्रूट्स लगे थे। ये ड्रैगन फ्रूट का फल कितना अनोखा है। मैंने इन्हें बाजार में देखा तो है पर कभी खाया नहीं। आज इन्हें खा कर देखता हूँ। छगन ने एक ड्रैगन फ्रूट तोड़ लिया और फिर अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उसने वो फल काट लिया और अपने हाथ से ड्रैगन फ्रूट खाना शुरू कर दिया। ड्रैगन फ्रूट खाते ही उसके अंदर अलग ही ऊर्जा भर गई। उसका शरीर जादू से मोटा होने लगा। उसने अपने हाथ पांव देखे तो दंग रह गया। मैं इतना तंदुरुस्त कैसे हो गया और मेरे पास इतनी ऊर्जा है कि मैं दिन भर लकड़ियाँ काट सकता हूँ। लगता है ये ड्रैगन फ्रूट का फल जरूर जादुई है। ये तो कमाल है। छगन तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। माया खाना बना रही थी। माया, चलो मेरे साथ। पर कहाँ? ये आपको क्या हुआ? अरे चलो तो। वो माया को उसी ड्रैगन फ्रूट के पेड़ के पास ले आया। ये फल, ये जादुई फल है। देखो मुझे, मेरी झुर्रियाँ, मेरा शरीर। आप इतने तंदुरुस्त कैसे हो गए? इस जादुई पेड़ के जादुई फल की बदौलत। छगन ने एक और ड्रैगन फ्रूट तोड़ा और उसे काट कर माया को दे दिया। माया ने वो फल खाना शुरू किया था कि उसका चेहरा खिल गया। उसका शरीर अपने आप फूलने लगा। अब वो पतली दुबली नहीं बल्कि सुंदर और तंदुरुस्त दिखने लगी थी। अरे बाप रे! मैंने कहा था ना कि ये जादुई ड्रैगन फ्रूट का पेड़ है। हाँ बिल्कुल। देखो हम कैसे थे और कैसे हो गए। हाँ, ये फल तो हम जैसे गरीबों के लिए वरदान है। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि हमें इस फल के बारे में राजा जी को बताना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जादुई ड्रैगन फ्रूट्स के फल से प्रजा का उद्धार होगा। मैं कल ही उनसे मिलने जाऊंगा। छगन ने एक ड्रैगन फ्रूट तोड़ लिया और फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर लौटने लगे। वो लोग आज बहुत खुश थे। अगली सुबह छगन राजा जी से मिलने दरबार गया। प्रणाम महाराज, मुझे आपको एक जादुई फल के बारे में बताना है। जादुई ड्रैगन फ्रूट। क्या जादू है इस फल में? इस फल में इंसानों को जवान और तंदुरुस्त बनाने की शक्ति है। पर हम कैसे ये बात मान लें? आप मुझे देखकर मेरी आयु का अनुमान लगाइए। यही कोई 22-25 वर्ष? नहीं महाराज, मैं 40 बरस का हूँ। कल तक मैं 40 बरस का दिख भी रहा था। मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ थी, शरीर दुबला पतला था और आज आपके सामने हूँ। इस जादुई ड्रैगन फ्रूट को खाते ही मेरी काया पलट गई।
हम इस जादुई ड्रैगन फ्रूट को आजमाना चाहते हैं। राजा के आदेश पर बूढ़ा सिपाही सामने आया। छगन ने वो ड्रैगन फ्रूट उस बूढ़े सिपाही को खिलाया, लेकिन इस बार वो बूढ़ा सिपाही और भी बूढ़ा हो गया। उसके सारे बाल सफेद हो गए, उसकी पीठ झुक गई। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। षड्यंत्र! हमारे महल में आके हमसे ही षड्यंत्र करना चाहते हो? तुम हमें भी बुढ़ा बनाना चाहते हो? सिपाहियों, इस आदमी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। राजा जी, राजा जी! छगन लाख गुहार लगाता रहा, पर राजा ने उसकी एक ना सुनी। माया की एक सहेली ने उसे छगन की गिरफ्तारी के बारे में बताया। माया रोते हुए उस जादुई ड्रैगन फ्रूट के पेड़ के पास गई। हे जादुई पेड़, कृपया करके मेरे पति की मदद करो। वो तो लोगों और प्रजा की भलाई के उद्देश्य से राजा के दरबार गए थे। हे उनके साथ क्या हो गया? माया, तुम दुखी मत हो। छगन को मेरे जादुई फलों के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। मेरे जादुई फल अच्छे लोगों को जवान और तंदुरुस्त बनाते हैं और बुरे लोगों को बूढ़ा और कमजोर। छगन जल्द ही वापस लौट आएगा, ये मेरा वादा है। माया ने अपने आंसू पोंछे और इस आशा से कि छगन लौटेगा वो घर चली गई। कुछ दिनों बाद राजा पर हमला हुआ। राजा हमले से बचते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। राजा का घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। राजा उसी जादुई ड्रैगन फ्रूट के पेड़ के पास से गुजरे और उस पेड़ ने राजा जी को अपनी ओर खींच लिया। राजा जी का घोड़ा दौड़ता हुआ चला गया और राजा जी उस पेड़ के सामने खड़े हो गए। हे राजन! राजा यहाँ वहाँ देखने लगा। हे राजन, मैं जादुई ड्रैगन फ्रूट का पेड़ बोल रहा हूँ। तुमने छगन को काल कोठरी में डाला है, वो बिल्कुल सच बोल रहा था। मेरा फल जादुई है, अच्छे और नेक इंसान को तंदुरुस्त और जवान बनाता है और बुरे इंसानों को बूढ़ा और कमजोर बनाता है। तुम अच्छे इंसान हो, मेरा फल खाओ, तुम्हारी सारी चोटें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी तबीयत भी तंदुरुस्त हो जाएगी। राजा जी ने वो फल लिया। जैसे ही उन्होंने वो खाया तो उनके शरीर के सारे घाव भर गए और वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और सुडौल हो गए। वाह, ये तो सच में जादू है। छगन लोगों की भलाई चाहता था, वो कोई षड्यंत्र नहीं चाह रहा था। मैं समझ चुका हूँ, मैं अभी उसे आजाद कर दूंगा। हे जादुई पेड़, तुम्हारी इस मदद को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। धन्यवाद। राजा जी अपने घोड़े पर बैठकर चल पड़े। राज दरबार में पहुंचते ही उन्होंने छगन को आजाद किया। छगन, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी भलाई के लिए मेरे पास जादुई ड्रैगन फ्रूट लाए थे और मैंने तुम्हें ही सजा सुना दी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राजा जी के इशारे पर सिपाही ढेर सारे गहने और सोने के सिक्के लेके आए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार। धन्यवाद महाराज। वो सारा उपहार लेकर छगन घर पहुंचा। आप लौट आए। माया की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। छगन ने माया को राजा के दिए हुए उपहार दिखाए। छगन की दुनिया ही बदल गई। वो गरीब लकड़हारे से अमीर और रईस बन गया। एक बार रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपने बेटे मोहित के साथ रहता था। वह मजदूरी करके गुजारा करता था। रमेश बहुत ईमानदार और सच्चा आदमी था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक बार कई दिनों तक बारिश होने की वजह से रमेश को कोई काम नहीं मिला। घर में लगभग सब कुछ खत्म हो गया था। ये सब देखकर, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। पिताजी, मैं खुश हूँ, आप चिंता मत करो।
महीनों बाद एक दिन रमेश और मोहित दोपहर को गांव के जंगल के रास्ते से काम करके घर आ रहे थे। उस दिन बहुत गर्मी थी। दोनों को बहुत प्यास लगी थी। मोहित अपने थैले से पानी की बोतल निकालता है। तभी उसे किसी आदमी के कराहने की आवाज आती है और दोनों आवाज के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी पानी पानी बोल रहा है। पिताजी, लगता है इन्हें प्यास लगी है। बेटा, मैं इन्हें गोद में उठाता हूँ, तुम इन्हें पानी पिला दो। रमेश बुजुर्ग आदमी को उठाता है और मोहित उन्हें पानी पिला देता है। पानी पीकर बुजुर्ग आदमी को होश आ जाता है और बेटा, भगवान तुम दोनों का भला करे। मैं कब से पानी मांग रहा था, पर जो भी मुसाफिर यहाँ से गुजरे उनमें से किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया। तभी मोहित अपने थैले में से 2 सूखी रोटी, नमक और प्याज निकालता है और कहता है, बाबा, हमारे पास और तो कुछ नहीं है, आप ये खा लो, आपको ठीक लगेगा। बाबा रोटी, नमक और प्याज खा लेते हैं और कहते हैं, बेटा, तुमने ये खाना तो मुझे दे दिया, अब तुम दोनों क्या खाओगे? बाबा, अभी आपको इस खाने की जरूरत ज्यादा थी। हम घर जाके पंप से ठंडा पानी पीकर सो जाएंगे। यह कहकर दोनों अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। तभी बाबा उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि बेटा, ये आम का पाउडर है, तुम इस पाउडर को अपने पंप में डाल देना, फिर जो होगा उससे तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दोनों वो पाउडर लेकर घर जाते हैं और मोहित बाबा के कहे अनुसार उस पाउडर को पंप में डाल देता है और पंप को चलाता है। उसके पंप को चलाते ही उसमें से आमरस निकलने लगता है। यह देखकर, पिताजी, ये तो जादुई आमरस का पंप हो गया है। ये सब देखकर रमेश भी खुश हो जाता है और दोनों उस पंप से जी भरकर आमरस पीते हैं। अगली सुबह दोनों उठते हैं और फिर से उस जादुई आमरस पंप से आमरस निकालकर पीते हैं और रमेश अपने काम पर निकलने लगता है। पिताजी, क्यों ना हम इस जादुई आमरस के पंप से आमरस निकाल कर बेचे? इससे हमारी कमाई हो जाएगी और गरीब लोगों को हम बिना पैसे ये आमरस पिलाएंगे। रमेश को मोहित की बात सही लगती है और रमेश और मोहित जादुई आमरस पंप से बहुत सारा आमरस निकालकर बेचने चले जाते हैं। आमरस के स्वादिष्ट होने के कारण बहुत सारे लोग रमेश के ठेले से आमरस पीने लगते हैं। दोनों की बहुत कमाई होती है। वहीं पर दीनू नाम का एक आदमी पहले से ही आमरस बेचता था। ये सब देखकर, ये रमेश के पास इतना आमरस कहाँ से आ गया? कल तो इसके खाने के भी लाले थे और आज ये आमरस बेच रहा है। दीनू को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। अगले दिन फिर रमेश जादुई आमरस के पंप से बहुत सारा आमरस निकालकर बेचने जाता है। आज भी उसका सारा आमरस बिक जाता है। अब ऐसा रोज होने लगा था। दीनू की दुकान पर 1-2 ही ग्राहक आमरस पीने जाते थे, बाकी सब रमेश के ठेले से ही आमरस पीते। ये सब देखकर अब मुझे पता लगाना ही होगा कि माजरा क्या है। अचानक रमेश के पास इतना आमरस कहाँ से आ रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो सड़क पर ही आ जाऊंगा। ऐसा सोचकर दीनू उसी रात रमेश के घर के बाहर जाकर पता लगाने की कोशिश करने लगता है। तभी दीनू देखता है कि मोहित एक बड़ा पतीला लेकर आया और उसे पंप के नीचे रख दिया है। जितनी बार वो पंप चला रहा है उसमें से आमरस निकल रहा है। ये सब देखकर, अच्छा तो ये बात है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? पंप से भला आमरस कैसे निकल सकता है? तभी मोहित पंप के नीचे से आमरस निकालता है और दोनों बाप बेटे गिलास में डालकर आमरस पीने लगते हैं। पिताजी, आज हमें किसी चीज की कमी नहीं है। ये सब इस जादुई आमरस के पंप की वजह से हुआ है, जो कि हमें उस बाबा ने दिया था। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। ये सब उस बाबा और भगवान की कृपा है।
दीनू को सब समझ आ जाता है कि ये आमरस कहाँ से आ रहा है। मुझे कुछ न कुछ करके इस आमरस पंप को खराब करना होगा। अगर ये जादुई आमरस पंप चलेगा ही नहीं तो इसमें से आमरस निकलेगा भी नहीं, और फिर रमेश कहाँ से आमरस बेचेगा। ये सब सोचकर दीनू बहुत खुश हो जाता है। रमेश और मोहित आमरस पीकर सोने चले जाते हैं। तभी दीनू चुपके से आंगन में जाकर जादुई आमरस पंप के अंदर बहुत सारे पत्थर और कंकड़ डाल देता है और अब देखता हूँ कल से रमेश आमरस कहाँ से बेचेगा। फिर वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगली सुबह दीनू जल्दी उठकर रमेश को घर के बाहर देखने आता है और घर के बाहर छुपकर देखता है। बहुत मजा आएगा जब रमेश और मोहित ये पंप चलाएंगे, और पंप चलेगा ही नहीं क्योंकि मैंने तो इसमें। ऐसा कहकर दीनू हंसने लगता है। तभी रोज की तरह मोहित जादुई आमरस पंप चलाता है तो पंप में से रोज की तरह आमरस ना निकलकर उसमें से बहुत सारे हीरे, सोने, चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। ये सब देखकर रमेश और मोहित हैरान हो जाते हैं। पिताजी, कल तो इस जादुई आमरस पंप से सिर्फ आमरस निकलता था और आज ये क्या? ये कैसे हुआ? मुझे भी नहीं पता। ये सब सुनकर दीनू रमेश और मोहित के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों का बुरा सोचकर इसमें कल रात को बहुत सारे पत्थर और कंकड़ डाल दिए थे ताकि पंप बंद हो जाए, पर भगवान ने मुझे अपने दुष्ट व्यवहार का फल दे दिया। किसी ने सच कहा है कि बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। मुझे माफ कर दो मुझे। ऐसा कहकर दीनू वहाँ से चला जाता है। रमेश गांव में आमरस की दुकान खोलकर दीनू को दे देता है और उसे कहता है, दीनू, मैं चाहता हूँ कि तुम ये दुकान गांव में चलाओ और गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में ये आमरस पिलाओ। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो। दीनू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। तुम गांव में ये दुकान चलाओ, मैं एक और दुकान गांव के बाहर खोल लेता हूँ। उसके बाद रमेश और मोहित गांव के बाहर जाकर एक बहुत बड़ी सी आमरस की दुकान खोल लेते हैं और वहाँ भी ऐसे ही लोगों की सेवा करते हुए आमरस लोगों को पिलाते हैं। ये कहानी रीमा और उसके पति कपिल की है। एक बड़े से शहर में रीमा कपिल के साथ हार और माला बेचने का व्यापार किया करती थी। रीमा की तरह अच्छे माले और हार शायद ही पूरे शहर में कोई बनाया करता था। रीमा सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन लॉकडाउन लगने पर रीमा और कपिल को अपने गांव खरगपुर आना पड़ा। खरगपुर गांव अपने हार, फूल, मालों और डेकोरेशन की वजह से जाना जाता था। अरे तुम्हारे कहने पर हम गांव आ तो गए, लेकिन यहाँ करेंगे क्या? तुमने देखा नहीं, पूरे गांव में हार और फूलों का व्यापार है, बल्कि शहर से ज्यादा है। तो क्या हुआ, हम अपना व्यापार करेंगे और वो अपना। जैसे इतनी सारी दुकानें हैं, वैसे ही एक और सही। व्यापार गुणों से चलता है, ना कि दुकानों से। रीमा के कहने पर अगले ही दिन कपिल ने सारी व्यवस्था करके अपनी फूलों की दुकान खोल ली। अरे देख रही, कपिल की दुल्हन नई नई आई है ना गांव में, और आते ही उत्पात शुरू कर दिया इसने। आने दो, बस 1-2 दिन की मेहमान है, उससे ज्यादा कहाँ टिकने वाले यहाँ। दूसरे फूल वालों की बातें सुनकर रीमा और कपिल सहम गए थे, लेकिन हिम्मत न हारते हुए उन्होंने अपनी दुकान खोले रखी और पहले ही दिन उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। देखा, मैंने कहा था ना, गुणों से व्यापार चलेगा, ना कि अच्छे और बड़े दुकानों से। मान गया तुम्हें, तुम्हारी बातें सच तो होती है। रीमा और कपिल बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी से अन्य दुकान वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे ये दोनों पति पत्नी कल के आए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दुकान तो चौपट हो जाएगी और हमें कमाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। इनकी खासियत ये है कि इनके फूल ताजे और बहुत खुशबूदार होते हैं। बस इनकी दुकान में कुछ केमिकल डलवाने हैं, और क्या।
सुबह सुबह जब कपिल अपनी दुकान के लिए जंगल में फूल लाने गया था, तब वहाँ पर अमित ने उसकी फूलों में केमिकल डालने की साजिश रची। लेकिन तब तक खड़गपुर के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी के नौकरों ने घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, खड़गपुर गांव बहुत संकट में है। गांव के पुजारी के बेटे कौशल की तबीयत बहुत खराब है और ज्योतिष का कहना है कि जो भी उसके बेटे को ठीक करेगा उसे स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। हमने सारे तौर तरीके आजमा कर देख लिए हैं, वैद्य हकीम क्या क्या नहीं किया। आप सबसे गुजारिश है, जो भी मेरे बेटे को ठीक करेगा मैं उसे धन से माला माल कर दूंगा। उन्हें देखकर अमित ने केमिकल नहीं डाला, लेकिन अमित मन ही मन पंडित की बातें सुनकर खुश हो गया। अरे पंडित के बेटे को बचाकर उसकी पूरी संपत्ति मांग लूंगा और अपना ये सड़ा हुआ व्यापार बंद कर दूंगा। ज्यादा मन में लड्डू मत फोड़ो और काम पर ध्यान दो। उसी समय कपिल जंगल में ताजे ताजे फूल तोड़ने गया था। जंगल के अंदर जाकर देखता हूँ गेंदे का फूल वही सबसे अच्छा और बेहतर मिलता है। साथ ही रीमा के लिए थोड़े से गजरे भी तोड़ लूंगा। जैसे ही कपिल जंगल के अंदर गया, वहाँ उसने देखा कि जंगल में एक बूढ़ा ज्योतिषी ठंड से कांप रहा है। अरे बचाओ बचाओ, वरना मैं ठंड से मर जाऊंगा। अरे ये क्या, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से ले चलो। चलिए मेरे साथ, वरना आपकी हालत और नाजुक हो जाएगी। अरे अगर मुझे बचाना चाहते हो तो जाकर जादुई गुलाब का फल लेकर आओ। गुलाब का फल? ये कौन सा फल है? ये एक जादुई गुलाब का पेड़ है, सिर्फ एक बार खिलता है। उस समय तुम उसका फल अगर तोड़कर ला सकते हो और उस फल को किसी भी मरीज को देकर उसकी जान बचा सकते हो। ये जादुई गुलाब के फल का पेड़ है कहाँ गुरुजी? मुझे बताइए, मैं आपकी जान बचाने के लिए उसे लेकर आऊंगा। गांव की काली पहाड़ी के पीछे काली माँ का मंदिर है। उस मंदिर के ऊपर वाले पहाड़ पर वो पेड़ है। उस गुलाब के फल को एक व्यक्ति एक ही बार ला सकता है। उसके बाद वो पेड़ उस व्यक्ति के कुछ काम का नहीं। जी आप यहीं रुकिए, मैं उसे जाकर लेकर आता हूँ। कपिल अपने जान की परवाह न करते हुए भी उस गुलाब के फल के पेड़ के पास चला जाता है। मंदिर और पहाड़ के रास्ते में कपिल को बहुत ही ज्यादा संभल कर जाना पड़ा। लगता है ये वही पेड़ है। इतने सालों से मैं फूलों और हारों का व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस पेड़ की कोई खबर ही नहीं। जैसे ही कपिल उस पेड़ के पास गया, उसने देखा कि पेड़ से एक गुलाब का फल नीचे गिरा हुआ है। उस फल को लेकर वो सीधा ज्योतिषी के पास पहुंच गया। अरे कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? आज दुकान पर भी बहुत नुकसान हो गया और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। लाओ मुझे वो गुलाब का फल दो। जी ये लीजिए, ये जरूर आपकी सेहत अच्छी बना देगा। जैसे ही उस ज्योतिषी ने गुलाब का फल खाया, उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई। अरे ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब क्या है? तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो आज मेरा क्या होता। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। लेकिन याद रखना, उस गुलाब के फल के पास तुम अपने स्वार्थ के लिए गए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो फल उस स्वार्थी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसे स्वार्थ के कारण दिखना बंद हो जाएगा। उस ज्योतिषी से विदा लेकर कपिल अपनी पत्नी रीमा के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। अगर ये बात सच है तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। वो कैसे? गांव के पुजारी के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। जो भी उस बच्चे को ठीक करेगा उसे कई सारे इनाम दिए जाएंगे। बच्चे को ठीक करने के लिए इनाम? ये कैसी बात हुई? अगर इनाम ना भी मिले तो भी मैं उस बच्चे को ठीक करूं। लेकिन ज्योतिषी ने कहा था कि उस पेड़ से एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में एक ही बार उसका फल तोड़ सकता है। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, तुम जाकर बस उसे तोड़ लेना। बच्चे की जान बचाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इनाम विनाम देखा जाएगा। तुम अभी निकल जाओ उस गुलाब का फल तोड़ने के लिए। उस वक्त कपिल और रीमा की बात अमित सुन लेता है और वो उनसे पहले जाने की तैयारी करने लगता है और उस काली पहाड़ी के पास गुलाब के फल को ढूंढता हुआ चला जाता है।
अब आएगा मजा। उस गुलाब के फल को लेकर मैं उस पंडित के बेटे की जान बचा दूंगा और माला माल हो जाऊंगा। यही पेड़ लग रहा है। जैसे ही अमित उस पेड़ से गुलाब का फल तोड़ता है, उसमें से आवाज आती है। लालची, कपटी, तूने लालच में अंधा होकर पेड़ को पाप की नजर से देखा है। इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। अरे अरे मेरी आंखें जल क्यों रही है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी पीछे से रीमा वहां पर आ जाती है। अमित को वहां देखकर वो चौंक जाती है। अमित भाई साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या बताऊं रीमा बहन, मैं लालच से अंधा हो गया था और उस पेड़ ने मुझे उसकी सजा दी। रीमा उसे देखते ही पेड़ से गुलाब का फल तोड़ लेती है और उस फल को अमित को खिलाती है। उस गुलाब के फल को खाते ही अमित की आंखें ठीक हो जाती है। मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। रीमा बहन, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने उस बच्चे को बचाने की बजाय मुझे बचा के बहुत बहुत बड़ा उपकार किया है। ये लीजिए गुलाब का फल। जाइए, जाकर उस बच्चे को बचाइए। आपके पास ये फल कहाँ से आया? इस फल को तोड़ने के बाद ही मैं अंधा हो गया था, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित मुझे करना है। रीमा अमित से जादुई गुलाब का फल ले लेती है और जाकर उस पंडित के बच्चे यानी कि कुशल को खिलाती है। कुशल जैसे ही गुलाब का फल खाता है, ठीक हो जाता है। तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके बड़े मंदिर में जाने वाले हार और फूलों की माला आप हमसे ले लीजिए तो बड़ी कृपा होगी हमारे लिए। रीमा की नेकी और सच्चाई देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। रीमा और कपिल अपना जीवन खुशी खुशी खड़गपुर में बिताने लगते हैं। सुरेश एक खानदानी कुम्हार था। उसके पिता भी मटके बनाया करते थे और वो भी, और अब उसके साथ उसका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो बाबा, मेरा मटका कितने अलग आकार का है। हाँ, अच्छा है, पर बेटा इसकी गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना होगा। अब वो तो है, ऐसे मटके ज्यादा ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन अब तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। बाबा, तो क्या सिर्फ वही मटके बिकते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही बिकते हैं, इसलिए हम हमेशा वैसे ही मटके बनाते हैं। पर मुझे याद है, जब आखिरी बार मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बहुत महंगे दाम पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी हमें अच्छे ही दाम मिलेंगे, देख लेना बाबा। हाँ। तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है? तेरे बाबा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ी है। नहीं माँ, मुझे शहर वहर नहीं जाना, और तो और मुझे मिट्टी से चीज बनाना बहुत पसंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे समझाना। तू मेरी बात मान या ना मान, वो तेरी मर्जी। अच्छा, ये सब छोड़ो रुक्मणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से, उसका क्या हुआ? भैया तो राजी है हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की, बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस रविवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपने शादी की बात सुनकर योगेश भी बहुत खुश था। रविवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था। घर में काफी मेहमान थे और फिर सुरेश ने आभा को अंगूठी पहनाई और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी रोज योगेश को शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाते रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा।
मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ ले। नहीं माँ, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यही खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं आ रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही महीनों में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी आभा के घर आते ही। बेटा, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई काम करे, पर वो है कि वो यही रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूंगी माँ जी। फिर एक दिन योगेश अकेला मटके बना रहा था। आभा उसके पास आ गई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाओगे। क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम ढूंढे। नहीं आभा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी माँ ने तुम्हें बोला होगा, पर मेरी बात अच्छे से समझ लो। मुझे मिट्टी का बर्तन बनाने का बहुत शौक है। मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मारकर अगर मैं शहर चला भी जाऊँ तो भी मैं खुश नहीं रहूँगा। योगेश की बातें सुनकर आभा स्तब्ध रह गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हो गया? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यही रहना चाहिए। अब तू ये क्या बोल रही है? माँ जी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद है। वो मन मारकर शहर नहीं जाना चाहते, और यही सही भी है। 2 महीने गरीबी में रहेगी ना, तब समझेगी कि मैं क्यों शहर भेजने के पीछे लगी थी। माँ जी, आप बस चाहती है कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने पति के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, पर बाबा बोलते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा नहीं बिकते। बिकते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे। शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेलों में क्यों नहीं बेचते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को प्रोत्साहित कर दिया था। योगेश ने अलग अलग आकार के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर बिकेंगे। उम्मीद तो यही है। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग आकार के मटकों को मेले में काफी डिमांड थी। भैया, मुझे वो लंबी गार्डन वाला मटका चाहिए। मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही दिन में योगेश के सारे मटके बिक गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने बाबा के हाथ में रख दिए। ये देखो बाबा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में बेचने का आइडिया आपकी बहू का था। जुग जुग जियो बहू, और हमेशा अपने पति का साथ देना, वरना कुछ औरतें होती हैं जो पति को सिर्फ शहर भेजना चाहती हैं। पास खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बहुत खुश थे। उस रात योगेश को एक नया आइडिया आया। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बिना बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ। तो फिर देर किस बात की? ये आइडिया तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहा है? बाबा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जी, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बिना बिजली के। वाह, सुना था पहले के लोग जमीन में गाड़ के सब्जियां, फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत पहले सोचा था, पर कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी की फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए।
अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को मेले में ले गए। अरे भैया, वो क्या है? अलमारी जैसा। वो मिट्टी की फ्रिज है। इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे लंबे समय तक, वो भी बिना बिजली के। सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल। उस औरत ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक पत्रकार ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज बिक गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो भाग्यवान, आज तुम्हारे बेटी की कितनी कमाई हुई है। बाप रे! ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी का फ्रिज का आइडिया कमाल का है। लोगों ने हमें एडवांस दिया है मिट्टी की फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं रहेगा, इसीलिए हमेशा तुझ पर शहर जाने का दबाव डालती थी। फिर रुक्मिणी आभा के पास गई। बेटा, ये सब जो हो रहा है वो तेरी वजह से है। तेरे प्रोत्साहन की वजह से आज योगेश ने ये सफलता हासिल की है। काश तेरी तरह मैंने भी इनका साथ दिया होता, तो अब तक हमारे हालात बदल चुके होते। मम्मी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी तो हमारे खुशियों के दिन आए हैं और आप पिछली बातों को याद कर रही हैं। जाने दीजिए, अब से सब सही होगा। सही नहीं, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मिट्टी का फ्रिज खरीदने के लिए सुरेश के घर के बाहर लाइन लगने लगी। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। सुरेश ने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी और अब इस परिवार के पास हर सुख सुविधा थी। और ये सब बस मिट्टी के फ्रिज की आइडिया की वजह से हुआ।